नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के अंदर मनोविज्ञान से जुड़े हुए जो अनुसंधान के चरण हैं, मनोविज्ञान के लक्ष्य हैं, वह मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान में सबसे पहला हमारा जो आज का प्रश्न है कि मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम व्यक्ति का नाम है रुडोल्फ गोयकले। इन्होंने किया है। कब किया है? 1590 के अंदर। 1590 के अंदर इन्होंने बुक लिखी है, पुस्तक लिखी है, साइकोलॉजिया। इस साइकोलॉजिया नामक पुस्तक के अंदर इन्होंने बताया है, इन्होंने लिखा है मनोविज्ञान को सर्वप्रथम कि साइकोलॉजी जो है यह भी एक विषय है। अब हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान का जनक कौन है। मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। कई बार प्रश्न ऐसे भी लिख दिया जाता है मनोविज्ञान का आदि जनक। तो मनोविज्ञान का जनक कहो या मनोविज्ञान का आदि जनक कहो, किसे माना जाएगा? अरस्तु को माना जाएगा। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अब प्रश्न बनता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम वुंट को। विलियम वुंट महोदय जो है, सही लिख देता हूं मैं यहां, विलियम वुंट को माना जाता है। विलियम वुंट महोदय ने 1879 में विश्व में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की है। ध्यान रखिएगा, 1879 में विश्व में सर्वप्रथम मनोविज्ञान के प्रयोगशाला की स्थापना की है। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की है? लिपजिंग के अंदर। लिपजिंग एक शहर है जो जर्मनी के अंदर आता है। वहां पर उन्होंने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की है। इसीलिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। विलियम वुंट को माना जाता है। विलियम वुंट को आगे हम संरचनावाद के अंदर पढ़ेंगे। हमने जब मनोविज्ञान के विकास के क्रम पढ़े थे तो मनोविज्ञान के विकास के क्रम में चेतना का विज्ञान हमने पढ़ा था। और चेतना के विज्ञान के अंदर हमने ये पढ़ा कि इन्होंने विलियम वुंट, विलियम जेम्स सल्ली, टीचनर आदि लोगों ने प्रयास किया कि जो मनोविज्ञान है वो पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करता था, उस दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग करने का कार्य किया है। पूर्णतया अलग करने का कार्य जो है इन्होंने किया है। इसीलिए इसे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ध्यान रखिए, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। अब प्रश्न बनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? प्रश्न क्या है?
शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है थॉर्नडाइक महोदय को, थॉर्नडाइक महोदय को। थॉर्नडाइक महोदय के बारे में कहा जाता है कि यह प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि यह प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक महोदय को माना जाता है। मनोविज्ञान के अंदर हमने मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में बात की है, शिक्षा की परिभाषाओं के बारे में बात की है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो मनोविज्ञान है इसके अनुसंधान के चरण कितने हैं। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण। तो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरणों की संख्या 4 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 4 मानी जाती है। इसमें पहला चरण आता है समस्या का चयन करना, समस्या का चयन करना। दूसरा चरण आता है प्रदत्त संग्रह करना, जो प्रदत्त है उनको संग्रह करना, प्रदत्तों को संग्रह करना। तीसरा चरण आता है, तीसरा जो चरण आता है वह आता है निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना। और चौथा जो अनुसंधान का चरण है वह है जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष है उनका पुनरीक्षण करना, पुनरीक्षण करना। अब हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। समस्या का चयन करना। जब किसी भी प्रकार का हम मनोवैज्ञानिक अनुसंधान करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें किस विषय पर काम करना है उस समस्या का चयन करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। उस चयन करने के बाद, समस्या का चयन करने के बाद उससे जुड़ी हुई तमाम जो बातें हैं उसका डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उससे जुड़ी हुई तमाम कड़ियों को संग्रहित करना पड़ेगा। अतः दूसरा चरण क्या आया? प्रदत्तों का संग्रह करना। फिर प्रदत्त संग्रह हो गए, हमारे पास डाटा कलेक्ट हो गया। अब उस डाटा को पढ़ना है, समझना है, और समझने के बाद में हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई ये समस्या हुई तो क्यों हुई, समस्या के कारण क्या हैं, और अब पता लगा लिया हमने, निदान कर लिया। निदान करने के बाद में उपचार की ओर बढ़ेंगे। तो हम यहां पर निष्कर्ष निकालेंगे कि यह समस्या हुई तो इस समस्या का कारण क्या है। निष्कर्ष निकालने के बाद में चौथा चरण माना जाता है कि जो निष्कर्ष हैं उनका पुनरीक्षण करना, यानी निष्कर्षों की एक बार फिर से जांच कर लेना कि कहीं निष्कर्ष हमने गलत तो नहीं निकाले हैं। तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक जो अनुसंधान है उसके 4 चरण हैं और इन चारों चरणों को इसी क्रम में याद रखना है। समस्या का चयन करना, फिर प्रदत्तों का संग्रह करना, फिर निष्कर्ष निकालना, और चौथा है निष्कर्षों का पुनरीक्षण करना। अब हम बात करते हैं कि जो मनोविज्ञान है उस मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है। हमारा टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान के लक्ष्य। मनोविज्ञान के लक्ष्य। हम जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं
उस साइकोलॉजी का वास्तव में गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, आखिर हम साइकोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं, क्यों साइकोलॉजी को लाया गया है। तो मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य मुख्यतया माने जाते हैं। कितने लक्ष्य माने जाते हैं? 3 लक्ष्य माने जाते हैं। नंबर 1 पर वर्णन व मापन, पहला लक्ष्य है वर्णन व मापन। दूसरा जो लक्ष्य है वह है पूर्वानुमान। ध्यान रखना है, पहला लक्ष्य है वर्णन व मापन करना और दूसरा लक्ष्य है पूर्वानुमान। और पूर्वानुमान के साथ में एक शब्द जोड़ दिया जाता है नियंत्रण। पूर्व अनुमान व नियंत्रण। और तीसरा लक्ष्य है व्याख्या करना। अब हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान का प्रथम लक्ष्य है मानव के व्यवहार का वर्णन करना। प्रथम लक्ष्य है मानव के व्यवहार का वर्णन करना कि इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, क्यों है, और उसका वर्णन करने के बाद उस व्यवहार का मापन करना, मेजरमेंट करना कि यह व्यवहार किस स्थिति तक ठीक रहता है, अनुकूल रहता है, और यह व्यवहार किस स्थिति के बाद बदल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान का प्रथम लक्ष्य है कि मानव के व्यवहार का वर्णन करना, और वर्णन के बाद में उसकी अगली प्रक्रिया आती है कि उस व्यवहार का मापन करना। ठीक है, तो व्यवहार का वर्णन करना व मापन करना। अब मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य है पूर्व अनुमान व नियंत्रण। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति या मानव का हम लोग व्यवहार देखते हैं या पशु का हम लोग व्यवहार देखते हैं, तो व्यवहार देखने के बाद में हम किसी भी प्रकार का पूर्व कथन कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर कोई लड़का रिट की तैयारी कर रहा है और अगर वो 10 से 15 घंटे पढ़ता है, तो उसके बारे में हम पूर्व कथन कह सकते हैं कि यह विद्यार्थी इस बार जरूर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर सफल हो जाएगा। ये पूर्व कथन क्यों कहा? क्योंकि हमने उसके व्यवहार को देखा है और उसके व्यवहार के आधार पर हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, हम पूर्व कथन कह सकते हैं। और अगर उसके व्यवहार का पूर्व अनुमान लग गया और कहीं ना कहीं लगता है कि इसकी स्थिति जो है वो नियंत्रण में नहीं है, तो पूर्व कथन के आधार पर उसकी स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सकता है। कई बार कई विद्यार्थी समय पर पढ़ाई नहीं करते हैं, तो बहुत सारे समझदार जो शिक्षक होते हैं वो उन्हें कुछ व्यंग्य शब्दों के द्वारा उनको समझाते हैं, और उन पूर्व कथनों के आधार पर उन बच्चों को समझ में भी आ जाता है कि हमें समय रहते हुए पढ़ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से पूर्व अनुमान व नियंत्रण मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य। अब हम बात करते हैं व्याख्या करना। याद रखिए, मनोविज्ञान का तीसरा जो लक्ष्य है वह है मानव व्यवहार की व्याख्या करना, कि मानव का जो व्यवहार है वो वर्तमान परिस्थितियों में अगर ऐसा है तो उसके क्या क्या कारण हैं। तो ये 3 जो है वो मनोविज्ञान के लक्ष्य हैं। ध्यान रखिएगा, प्रथम लक्ष्य है मानव व्यवहार का वर्णन व मापन करना, दूसरा लक्ष्य है पूर्वानुमान व नियंत्रण, और तीसरा लक्ष्य है मानव के व्यवहार की व्याख्या करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान की अलग अलग कौन कौन सी शाखाएं हैं। हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान की शाखाएं,
मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे नंबर 1 पर लिखूं मैं, शिक्षा मनोविज्ञान। पहली शाखा के रूप में मैंने नाम लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरा, समाज मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान। तीसरा, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। चौथा, अपराध मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान। पांचवा, औद्योगिक औद्योगिक मनोविज्ञान। छठा, व्यवहार मनोविज्ञान, व्यवहार मनोविज्ञान। सातवां, मानव मानव प्रयोगात्मक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। आठवां हो जाएगा पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। उसके बाद 9 नंबर पर हो जाएगा व्यक्तित्व या व्यक्तिगत मनोविज्ञान। 10 नंबर पर हो जाएगा सामान्य मनोविज्ञान। 11 नंबर पर हो जाएगा असामान्य मनोविज्ञान। 12 नंबर पर हो जाएगा सैन्य मनोविज्ञान। 13 नंबर पर हो जाएगा परा मनोविज्ञान। 14 नंबर पर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। 15 नंबर पर हो जाएगा किशोर मनोविज्ञान। 16 नंबर पर हो जाएगा प्रौढ़ मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान। उसके बाद में अगला मनोविज्ञान हो जाएगा परा मनोविज्ञान। हो गया परा मनोविज्ञान, बाल, किशोर, प्रौढ़। उसके बाद में हो जाएगा सत्रह नंबर पर शारीरिक मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान। शारीरिक मनोविज्ञान के बाद में हो जाएगा सुधारात्मक मनोविज्ञान, सुधारात्मक मनोविज्ञान। फिर हो जाएगा कानून मनोविज्ञान, कानून मनोविज्ञान। उसके बाद में हो जाएगा सैद्धांतिक मनोविज्ञान, सैद्धांतिक मनोविज्ञान। इस प्रकार से मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पहला, शिक्षा मनोविज्ञान। इस मनोविज्ञान में केवल शिक्षा के बारे में बात की जाती है कि किस प्रकार से शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सकता है, सरल बनाया जा सकता है, अधिगम को सरल और तेज किया जा सकता है। यह शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर है। समाज मनोविज्ञान, समाज के अंदर कौन सी गतिविधि किस प्रकार से होती है उसको पढ़ने के लिए समाज मनोविज्ञान को पढ़ा जाता है। संज्ञानात्मक बुद्धि के लिए संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के बारे में बात की जाती है। अपराध मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान अपराधियों के लिए होता है। वर्तमान समय के अंदर
वर्तमान समय के अंदर सबसे ज्यादा मनोविज्ञान की जो शाखा प्रचलित है चिकित्सा प्रणाली के अंदर, वह अपराध मनोविज्ञान है। और अपराध जो मनोविज्ञान है उसके द्वारा अपराधियों को पढ़ा जाता है, अपराधियों की मानसिक स्थिति का आकलन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं औद्योगिक मनोविज्ञान। उद्योगों को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, कम खर्च के अंदर ज्यादा लाभ किस तरीके से कमाया जाए, ये तमाम बातें औद्योगिक मनोविज्ञान में। व्यवहार मनोविज्ञान, किस प्रकार से व्यवहार को बेहतर बनाया जा सकता है, ये व्यवहार मनोविज्ञान में। मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, ये भी मनोविज्ञान की शाखा है। फिर हम बात करते हैं व्यक्तित्व या व्यक्तिगत मनोविज्ञान। ये पर्सनल, किसी व्यक्ति विशेष पर केस स्टडी जब की जाती है तो ऐसे मनोविज्ञान को हम व्यक्तित्व या व्यक्तिगत मनोविज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। ये है सामान्य मनोविज्ञान, और इसके नीचे लिखा हमने असामान्य मनोविज्ञान। जो साधारण है, जो सरल है, जो सही है, जो सीधा है, वो तो सामान्य मनोविज्ञान है। और जो असामान्य है, जो दिखता बिल्कुल सही है लेकिन वो वैसा होता नहीं है, तो ऐसी घटनाएं असामान्य, तो असामान्य घटनाओं को पढ़ने के लिए असामान्य मनोविज्ञान है। सेना के लिए सैन्य मनोविज्ञान है। फिर है परा मनोविज्ञान। परा का मतलब होता है मन से परे, मन से परे, यानी जो किसी के मन में ना हो, उस मन से परे की स्थिति को परा मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान, जो छोटे बच्चों से संबंधित है। उसके बारे में बात आती है किशोर मनोविज्ञान, जो किशोरों से जुड़ी हुई है। फिर बात आती है प्रौढ़ मनोविज्ञान, जो उम्र में बड़े लोगों से संबंधित हैं। उसके बाद बात आती है शारीरिक मनोविज्ञान, जो शरीर से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद बात आती है सुधारात्मक मनोविज्ञान, जो व्यक्ति व पशुओं को सुधारने से संबंधित है। उसके बाद आती है कानून मनोविज्ञान, जो कानून, जो लॉ से जुड़ा हुआ साइकोलॉजी है, वह है कानून मनोविज्ञान। और यहाँ पर बात हमने रखी है अंतिम रूप से सैद्धांतिक मनोविज्ञान, तो जो सिद्धांतों पर आधारित हो, जो प्रिंसिपल्स पर डिपेंडेंट हो, ऐसा साइकोलॉजी सैद्धांतिक मनोविज्ञान की शाखा के नाम से जाना जाता है। ये सभी शाखाएं मनोविज्ञान से जुड़ी हुई शाखाएं हैं। आप हमारे वीडियो को इसी तरीके से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगले पार्ट के अंदर हम इससे भी बेहतर सामग्री लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।